हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो सामाजिक विषय से संबंधित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। 2017 के पेपर का ये पार्ट 3 है। अगर हम बात करें कि कम समय में हम बेहतर तैयारी कैसे करें, तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप पूछे हुए प्रश्नों का बार बार आप रिवीजन करिए और जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिए रहते हैं उन क्वेश्चन को भी ध्यान में रख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस कंपटीशन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर हम बात करें पंचतंत्र के लेखक की, तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा हैं। वहीं हम आपको बता दें, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? महाकवि कालिदास जी हैं। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस रचना है तुलसीदास की। बाणभट्ट, हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट द्वारा रचित एक रचना है। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित जो रचना है वो क्या है? हर्षचरित्र। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन को भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब बात करते हैं सार्क का। इसके पहले भी हम इस पर एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि दक्षेस क्या है, सार्क या दक्षेस, दोनों बात एक ही है। तो सार्क देश में कुल 8 सदस्य हैं। सार्क या दक्षेस, दक्षेस मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन को दक्षेस कहते हैं या सार्क कहते हैं। ये इसमें कुल 8 देश हैं जिसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। इसमें कौन कौन से देश हैं आप ध्यान से देखें। सार्क में जो देश हैं उन देशों का जो नाम है, सबसे पहले तो नेपाल हो जाएगा। नेपाल, ठीक है, क्योंकि दक्षेस का कार्यालय या मुख्यालय ही काठमांडू में है, तो नेपाल हो गया। भारत हो गया दूसरे नंबर पे, भारत। आप इन नामों को याद कर लीजिएगा। सारे लगभग भारत के पड़ोसी देश ही हैं, तो आप पड़ोसी देश अगर आपको भारत का पता होगा तो आप दक्षेस में जो देश हैं आप उन्हें बता पाएंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, चौथे नंबर पर अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। 5वें नंबर पर है बांग्लादेश। ठीक है, 6ठे नंबर पर हो जाएगा मालदीव। मालदीव हो जाएगा। 7वें नंबर पर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो नेपाल हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। एक देश बच रहा है, वो भी भारत का पड़ोसी देश ही है, उसे भूटान कहते हैं। तो 8वें नंबर पर कौन हो जाएगा? भूटान। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसमें म्यांमार नहीं है। ठीक है ना, म्यांमार इसमें नहीं है और जापान भी इसका सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, जापान, भूटान, तो आप इसको मैच करा लें। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें जापान जो देश है ये नहीं है, यानी कि सार्क देश का सदस्य जापान नहीं है। बाकी 8 देश जो हैं वो सार्क देश के सदस्य हैं। ठीक है ना, तो आप 8 याद किए रहेंगे तो आप इसमें 3 आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, सार्क या दक्षेस एक ही बात है। ठीक है, सार्क को कहते हैं साउथ एशियन, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सार्क, सार्क का फुल फॉर्म, ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आए, पहला जो क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। अब बात करें तारापुर कहाँ है, तो तारापुर जो है ये, अगर भारत का नक्शे की बात करें तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पे है ये तारापुर। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र यह यूएसए यानी कि अमेरिका की मदद से बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, तारापुर में बनाया गया था। किस सन में बनाया गया था, तो 1969 में, ठीक है, 1969 ईस्वी में इसे बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कलपक्कम की, तो ये कहाँ पे स्थित है, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा की अगर हम बात करें तो रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है। आप रा और रा यहाँ से मैच करा लीजिएगा, रावत भाटा राजस्थान, ठीक है ना। तो ऐसे कंपेयर करके याद कर लेते हैं तो चीज़ें थोड़ा लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आइए, महोगनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महोगनी, रोजवुड, एबोनी, रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में महोगनी, रोजवुड, एबोनी, रबर के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, देखिए भारत का जो अधिकांश हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आता है, और भारत के अधिकांश हिस्से यानी उत्तर पूर्वी भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आता है। और आप इसके एग्जाम्पल बहुत आसानी से बता सकते हैं, आम, महुआ, नीम, शहतूत, सागौन, ये सारे जो पौधे होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल अलग अलग लिख लीजिएगा, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के एग्जाम्पल में महोगनी, रोजवुड, एबोनी, रबड़, ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में जो उत्तर भारत क्षेत्र में जो भी पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे शीशम, नीम, आम, ठीक है ना, सागौन। तो ये सारे जो नाम हैं वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट या एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं, जैसे ज्वारीय वन किसे कहते हैं। तो ज्वारीय वन की अगर हम बात करें तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो ज्वारीय वन होते हैं, मैंग्रोव वन। तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन पाए कहाँ पे जाते हैं, मैंग्रोव वन जो है वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आप एक और वन लिख लीजिए, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन क्या होता है, ज्वारीय वन, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो ज्वारीय वन होते हैं, मैंग्रोव वन। ये दुनिया में जितने भी वन पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें ये 7% अकेले मैंग्रोव वन पाया जाता है, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये समुद्री इलाकों में या दलदली स्थानों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन, और इसे ज्वारीय वन कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है पर्वतीय वन की अगर हम बात करें, ठीक है, पर्वतीय वन में आप इसको मेंशन कर लीजिए, पर्वतीय वन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं और आपको इनका नाम पता होना चाहिए। पर्वतीय वन में आ जाएगा देवदार, और क्या आ जाएगा, चीड़ आ जाएगा। रोडेंड्रॉन भी आ जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा पौधा है ये, रोडेंड्रॉन भी जो है पर्वतीय वन के एग्जाम्पल हैं,
देवदार हो गया, चीड़ हो गया, रोडेंड्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे पर्वतीय वन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हाँ, महोगनी की, रोजवुड की, एबोनी की, रबड़ की, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। तो इस तरह से जो है आप इन वनों को भी याद रख सकते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए इन सारे वनों की और उसे आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, आग्नेय शैल का। आग्नेय शैल क्या होता है, इसको भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी के अंदर लावा मैग्मा होता है, ये जब हलचल होती है पृथ्वी के अंदर तो ये ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो ये फैल जाता है पृथ्वी की सतह पर, और इससे जो चट्टानें बनती हैं उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं, और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें कहिए या कहिए कि ये प्राथमिक चट्टानें हैं, और यानी कि सबसे पहले अगर कोई चट्टान बना तो वो आग्नेय चट्टानें हैं। उसके बाद अवसादी चट्टानें बनती हैं, और आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप दाब के प्रभाव के कारण जो चट्टानें बनती हैं बाद में घिस करके, वो जो हैं रूपांतरित चट्टानें हो जाती हैं या रूपांतरित शैल का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह से शैल की अगर हम बात करें तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, ये इतने शैल यानी कि चट्टानों के एग्जाम्पल हो गए हैं। अब इनके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसको चलिए देख लिया जाए। अगर हम बात करें आग्नेय शैल की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आग्नेय शैल। आग्नेय शैल का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। आग्नेय शैल का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट। बेसाल्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बेसाल्ट, ठीक है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो, गैब्रो, ठीक है ना। डोलोराइट, डोलोराइट, डोलोराइट हो गया। तो ये जो है आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम बात करें अवसादी शैल के तो अवसादी शैल के भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अवसादी शैल, अवसादी शैल में क्या आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा। अवसादी शैल में आ जाएगा चूना पत्थर आ जाएगा, बलुआ पत्थर आ जाएगा, ठीक है। अवसादी शैल के एग्जाम्पल चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये अवसादी शैल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और रूपांतरित शैल की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, रूपांतरित शैल में क्या आ जाएगा, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है ये रूपांतरित शैल का एग्जाम्पल है। रूपांतरित शैल क्या होता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के पर जो ताप दाब वायु का जो प्रभाव होता है उससे ये घिस करके रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्वार्टजाइट ये रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल हो गया। नीश, सिस्ट, ठीक है ना, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आए आप बना सकते हैं। तो जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में अवश्य बेहतर करेंगे। बस बच्चों को दिशा नहीं मिल पाती है, इस वजह से समस्या हो जाती है और वो जान नहीं पाते कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप कम समय में बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में है। तो देखिए लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जनपद में है, उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आप इसे अवश्य अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विसुवियस एवं एटना ज्वालामुखी, विसुवियस एवं एटना, विसुवियस एवं एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। विसुवियस एवं एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये इटली में है। और अगर हम बात करें भारत में तो भारत में बैरन द्वीप,
में बैरन ज्वालामुखी, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसे बैरन ज्वालामुखी कहा जाता है। वो भारत का एक ज्वालामुखी है, एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो भारत का ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पाया जाता है। ठीक है, अब जो है विसर्प का निर्माण होता है। अब आप बताइए विसर्प क्या होता है? विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है, पवन के द्वारा होता है, समुद्र के द्वारा होता है, या किसी तूफान के द्वारा होता है, या समुद्री तूफान के द्वारा होता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। आपका जो आंसर होगा वो होगा नदियों के द्वारा। विसर्प का निर्माण कौन करता है? नदियाँ करती हैं। जैसे बहुत सारे कठोर पत्थर और मृदु पत्थर यानी कि सॉफ्ट सैल जो होती हैं उनसे होकर के नदियों को जाना पड़ता है। तो जो सॉफ्ट सैल होती हैं उधर नदियाँ मुड़ जाती हैं, तो नदियों का जो रास्ता होता है वो ऐसे हो जाता है, ये यस के आकार का। ठीक है, तो ये एस के आकार का हो जाएगा, तो इसी को विसर्प कहा जाता है। तो विसर्प कौन बनाता है? नदियाँ विसर्प बनाती हैं। ठीक है ना, नदियाँ क्या बनाती हैं? विसर्प बनाती हैं। तो विसर्प का निर्माण कौन करता है? नदियों द्वारा होता है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश, ब्राज़ील जो है सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश है। इसे आप याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। सीसी क्या है? सीसी एक प्रकार की मधुमक्खी है जो बहुत ही जहरीली होती है। अगर ये किसी व्यक्ति को काटती है तो उस व्यक्ति को नींद की बीमारी हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति सोता ही नहीं है। ठीक है, तो सीसी मक्खी के काटने से नींद खत्म हो जाती है। ठीक है ना, और ये एक जहरीली मक्खी है। सीसी क्या है? जहरीली मक्खी है, जहरीली मक्खी है। सोनार उन्नत बीज किसका है? गेहूं का है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोनार एक किस्म है, गेहूं की किस्म है। गेहूं की बहुत सारी किस्म आती हैं, धान की किस्म आती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सोनार एक उन्नत बीज किसका है? गेहूं का है। तो इस तरह से जो है मैं जो प्रश्न छूट गए थे 2017 के, उन प्रश्नों को हम टेकअप कर लिए हैं। अब कोई भी प्रश्न जो NMMS एग्ज़ाम में पूछा था, अब एक भी प्रश्न नहीं बचे हैं। मैंने सारे प्रश्नों को कवर कर दिया है इस सन का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा चैनल आपको ज़रा सा भी हेल्प पहुंचा पा रहा हो, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।